जी नमस्कार। मैं प्रिय रंजन और आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और उसके बाद में उसका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के जो तरीके होते हैं, हम अपने फंड्स को किस तरीके से किन किन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट की विधियों में हम स्पेशली जो विनियोग का वर्गीकरण है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं और उसमें से कुछ विधियां हैं जिसमें से कि या तो अपने फंड्स को आप टेंजिबल एसेट्स में यानी भौतिक विनियोग उसका कर सकते हैं, ऐसी संपत्तियों में विनियोग कर सकते हैं जो कि दिखाई पड़ती हैं और उसमें आपको टेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद में फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। पहला जो हो गया आपका भौतिक विनियोग हो गया, दूसरा हो गया आपका वित्तीय विनियोग। तो वित्तीय विनियोग में पता है कि वित्तीय विनियोग में आप शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इन सारी चीज़ों में आप अपने फंड्स को विनियोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा इसका वर्गीकरण हो गया, ये हो गया आपका विक्रय योग्य तथा विक्रय योग्य न होने वाले विनियोग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स होते हैं उसमें लिस्टेड जो भी प्रतिभूतियां होती हैं उनमें अपने पैसे को विनियोग करते हैं और ये जब चाहें विनियोग करते हैं, यानी उसको हम खरीदते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उनको बेच सकते हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड जो भी प्रतिभूतियां होती हैं उनमें जो हम अपने फंड्स को लगाते हैं, विनियोग करते हैं उनका, तो उनको सरलता से बेचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे विनियोग होते हैं जो विक्रय योग्य नहीं होते हैं। उसमें शामिल होते हैं आपको प्रोविडेंट फंड, उसके बाद में आपका है LIC प्रीमियम, फिर है जो पेंशन फंड का स्कीम है वो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आप जब निवेश कर देते हैं तो इसका आप विक्रय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चौथा इसका क्लासिफिकेशन है ये है आपका ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय विनियोग होता है। हस्तांतरणीय विनियोग में यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको आप चाहें तो दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो वही शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, इनको आप क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो LIC सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं, इनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो गैर हस्तांतरणीय विनियोग हो गए, यानी नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट हो गए। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मौखिक रूप से तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा इसको लिखित रूप में भी देख लेते हैं कि विनियोग के वर्गीकरण की विधियां। ठीक है, इसमें विनियोग के वर्गीकरण की जो विधियां हैं इनको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, विनियोग के वर्गीकरण की जो विधियां होती हैं इसको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। पहला जो हो गया आपका, ये हो गया भौतिक विनियोग। इस भौतिक विनियोग में हम क्या करते हैं, तो इस भौतिक विनियोग में हम अपने फंड्स को टेंजिबल या इसको कह सकते हैं अचल संपत्तियों में विनियोग करते हैं। ठीक है, अचल संपत्तियों में विनियोग करते हैं। और अचल संपत्तियों में आपका क्या होगा, तो अचल संपत्तियों में आपका हो गया ट्रांसफरेबल टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स हो गए, बिल्डिंग, प्लांट एंड
मशीनरी ईटीसी, ये सब आपके भौतिक विनियोग में आ गए। अब जो दूसरा आपका है, ये दूसरा है आपका वित्तीय विनियोग। वित्तीय विनियोग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो वित्तीय विनियोग में आपको आ गए कि आप फिनेंशियल मार्केट में जो जिन प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, ठीक है, वित्त बाजार में, वित्तीय बाजार में विनियोग, और इसमें क्या क्या शामिल होता है? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? एनएसएस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वित्तीय विनियोग के अंतर्गत आती हैं। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है इसका, ये है विक्रय योग्य और विक्रय न होने योग्य विनियोग, ठीक है। विक्रय योग्य और विक्रय न होने योग्य विनियोग, इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो विक्रय होने योग्य, तो आप देख लीजिए स्टॉक्स, जो स्टॉक मार्केट में आप खरीदते हैं विभिन्न प्रकार के कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज में, जो शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं? ये होते हैं विक्रय योग्य, ठीक है। अब जब इसकी बात आती है गैर विक्रय योग्य, जिनको आप विक्रय नहीं कर सकते हैं, जिस विनियोग का आप विक्रय नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो उसमें आपका प्रोविडेंट फंड आ गया, प्रोविडेंट फंड आ गया। उसके बाद में ये क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड आ गया। उसके बाद में एलआईसी आ गया, बैंक डिपॉजिट आ गया, एलआईसी सर्टिफिकेट, बैंक डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें आपको एलआईसी सर्टिफिकेट्स की जगह पे हम एलआईसी प्रीमियम लिख देते हैं। बैंक डिपॉजिट्स आ गए। अब जो आपका चौथा क्लासिफिकेशन है, इस चौथे क्लासिफिकेशन में हम ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। यानी हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय विनियोग। इसमें क्या होता है? हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय विनियोग में, हस्तांतरणीय विनियोग में आप जानते हैं ये स्टॉक मार्केट का जो शेयर्स हो गए, इसको हम हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह भी होते हैं, उनको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट, लेकिन अब जब इसकी बात आती है तो इसमें भी वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी? प्रोविडेंट फंड हो गया, एलआईसी प्रीमियम हो गया, बैंक डिपॉजिट हो गया, इसको आप हस्तांतरित, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, एलआईसी सर्टिफिकेट हो गया, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया? बैंक डिपॉजिट तो ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफरेबल होता भी है, लेकिन इसमें अगर हम एलआईसी सर्टिफिकेट की बात करें, एलआईसी सर्टिफिकेट, और जो आपका नेक्स्ट है ये है क्या कहते हैं? एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, ये चीज़ें क्या हैं? आपकी पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो विनियोग होता है, ये विनियोग के वर्गीकरण की विधियाँ होती हैं।
इसमें मुख्य वर्गीकरण की जो विधि है यही है। ऐसे वर्गीकरण के बहुत सारे लिक्विडिटी बेसिस पे, टाइम बेसिस पे बहुत तरह के आधार होते हैं जिस पे आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब अगला जो है उस पर ध्यान देते हैं हम। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। विनियोग की विधियों के अतिरिक्त आपका एक जो होता है ये है आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, यानी कि विनियोग की विधि क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं विनियोग की विधियाँ। ठीक है, विनियोग की विधियों के अंतर्गत यानी मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ये। इसमें हम क्या देखेंगे मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं। विनियोग की जो विधियाँ होती हैं उसका हम क्लासिफिकेशन इस तरीके से दो पार्ट में कर लेते हैं, और दो पार्ट में करने के बाद में इसको देखते हैं क्या। तो एक जो होता है आपका ये होता है फिक्स्ड, एक होता है आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, यानी कि प्रत्यक्ष विनियोग विकल्प। ठीक है, इसका एक जो होता है ये है प्रत्यक्ष विनियोग विकल्प, और दूसरा जो आपका होता है ये है अप्रत्यक्ष विनियोग विकल्प। प्रत्यक्ष विनियोग विकल्प को यानी इसमें प्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्टर के द्वारा विनियोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो फिनेंशियल सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उसमें विनियोग किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से एक विनियोगकर्ता जो होता है इन्वेस्टमेंट अपना करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या प्रत्यक्ष विनियोग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो प्रत्यक्ष विनियोग को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो इसमें आता है फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट यानी कि आप जब अपनी राशि को उसमें अपने कोष को अपने फंड को विनियोग करते हैं तो आपका मूलधन के अलावा जब परिपक्वता की अवधि उसकी यानी मैच्योरिटी की अवधि पूरी होती है तो उसके दौरान भी आपको जोड़ के कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि कैश एट बैंक आ गया है ना, आपने बैंक में जो डिपॉजिट किया है सेविंग अकाउंट जो आपका होता है वो आता है। उसके बाद में सेविंग सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं आपके, सेविंग सर्टिफिकेट्स आ गए। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए। ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, और डिवेंचर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपका जो इसमें का ए हो गया, ये फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। अब दूसरा जो आपका है ये है वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ होता है, वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ होता है। तो वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ में क्या होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिनेंशियल मार्केट में, जिस पर कि आपको मूलधन और परिपक्वता का मूल जो यानी मैच्योरिटी के बाद में जो आपको अमाउंट मिलता है वो उस पर निर्भर नहीं करता है। ये है हमेशा जब चाहें तब आप इसको इन टर्म्स ऑफ कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मार्केट प्राइस वगैरह पे निर्भर करता है उसके, यानी बाज़ार मूल्यों में जिस प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार आपका जो मूल राशि होती है, मूलधन होता है, आकलन उसका किया जाता है और आपकी वापसी बाज़ार मूल्यों के आधार पर ही होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ में। इसमें आपका आ जाता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल
डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होता है। उसके बाद में एक आ जाएगा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बी हो गया आपका। अब सी जो है आपका, सी में क्या आता है, तो इसका इसी का क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है। एक है फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है वेरिएबल सिक्योरिटीज़, और जो सी है आपका, ये आपका सी है नॉन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये हम चलते हैं नॉन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट, जैसा कि नाम से ही पता है नॉन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट में आप गैर प्रतिभूति विनियोग होता है। गैर प्रतिभूति विनियोग में आप प्रतिभूति यानी स्टॉक मार्केट में आप इसका इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप किन चीज़ों में, जो वास्तविक संपत्तियां होती हैं, वास्तविक संपत्तियां, उसमें अपनी राशि को, अपना कोष का यूज़ करते हैं वास्तविक संपत्तियां। इसके अलावा जो वस्तुएं आप खरीदते हैं, कमोडिटीज़ वगैरह, उसमें आप निवेश करते हैं। इसके अलावा जो शिल्प की चीज़ें हैं, मूल्यवान वस्तुएं हैं या कलाकृतियां हैं, उसमें आप अपने पैसे निवेश करते हैं। तो ये आपका जो भी हो गया, ये हो गया आपका क्या, प्रत्यक्ष विनियोग विकल्प के अंतर्गत चार चीज़ें। एक फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है आपका वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़, तीसरा है आपका नॉन सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट होता है। यही जो तीन चीज़ें हैं ये प्रत्यक्ष विनियोग विकल्प यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव के अंतर्गत आते हैं। इनडायरेक्ट, इसको हम थोड़ा ऐसा लिख देते हैं, DI, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ALT। ठीक है, ये आपका आ गया। और ये जस्ट इसके अपोजिट है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। ठीक है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें कोई डायरेक्ट जो होता है निवेश करने वाला व्यक्ति, विनियोग करने वाला व्यक्ति, वो डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसमें किसी संस्था के माध्यम से हमारे पैसे को निवेश किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टर का विनियोग से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। और आज की डेट में ये ट्रेंड चला हुआ है कि, और उससे फ़ायदा ये होता है हमें कि जो विनियोग करता होता है उसका रिस्क भी कम होता है, यानी जोखिम भी कम होती है, और उसको प्रत्याय भी यानी रिटर्न भी ठीक ठाक मिलते रहते हैं। तो इसीलिए आजकल इस तरह का प्रचलन है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपके माध्यम से पैसे आप निवेशक यानी वो अपने निवेशकों तक पहुंच बनाती हैं, और उनके जो कोष होते हैं उनके कोष का प्रयोग इस तरीके से करती हैं कि उसको रिटर्न भी ठीक ठाक मिले, और इससे उनका भी मुनाफा। ये संस्थाएं जो इस तरह का निवेशकों से पैसा ले करके और विभिन्न विकल्पों में निवेश करती हैं पूंजी बाजार में या वित्तीय बाजार में, तो उनको भी फ़ायदा हो। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट अप्रत्यक्ष विनियोग विकल्प होते हैं, अप्रत्यक्ष विनियोग विकल्प में आपका आता है, इसमें पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ठीक है, यही सारे आते हैं। इसमें क्या आता है, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, LIC का जो पैसा होता है वो, यानी जो आप इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस आता है। और इंश्योरेंस के अलावा आपका क्या आता है इसमें, तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो उसको हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, विनियोग की तरीके और विनियोग की विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, विनियोग के बहुत सारे विकल्प भी हैं। तो हमने मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग की विधियां और विनियोग के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है जी, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।